हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो पहला न्यूज है, इंडिया रशिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030। तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए हुए हैं रशिया। और यहाँ पर इंडिया और रशिया की 22nd एनुअल समिट जो है वो हो रही है। अभी आज के दिन उस समिट का आखिरी दिन जो है वो होगा। तो इंडिया एंड रशिया agreed to increase the bilateral trade to $100 बिलियन by 2030, including the use of national currencies to circumvent Western sanctions, as Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin sat down for 22nd annual समिट। यानी जो नॉर्मल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो डॉलर्स में होता है, बट क्योंकि अभी वेस्ट ने जो है वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया पर। क्यों लगाए हुए हैं वेस्ट ने सैंक्शंस रशिया पर? तो यूक्रेन वॉर की वजह से। तो इसकी वजह से अब देख रहे हैं हम कि डॉलर्स का जो फ्लो है रशिया में वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो अब जो ट्रेड होगा हमारा वो नेशनल करेंसी में होगा। यानी इंडिया अगर रशिया से कुछ खरीदेगा फॉर एग्जाम्पल, तो जो हमारा पेमेंट होगा हम करेंगे वो रुपीज में करेंगे। और वाइस वर्सा, अगर रशिया कुछ इंडिया से खरीदेगा तो रशिया जो पेमेंट करेगा वो रशियन करेंसी यानी रूबल में करेगा। So the leaders agreed to a cooperation statement on projects in Russia's Far East that Mr. Putin has been focused on developing। रशिया का जो फार ईस्टर्न एरिया है, अगर आप रशिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे रशिया बहुत बड़ा है। तो इसका जो फार ईस्टर्न वाला एरिया है, व्लादिवोस्टॉक वाला एरिया, वहां पर रशिया जो है वो डेवलपमेंट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया जो है वो अभी तक अंडर डेवलप है। तो a joint statement on trade and economic cooperation by the end of the decade looked at 9 issues। 9 issues पर यहाँ पर बात करी गई है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूडेड है। तो एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, development of bilateral settlement system using national currencies, ironing out of customs procedures and using new connectivity routes, including the Chennai-Vladivostok maritime route and the Northern Sea Route and the INSTC, या फिर the International North-South Transport Corridor via Iran, investments in the energy sector, including the nuclear energy infrastructure development and investment promotion as priority एरियाज की कौन-कौन सी चीजें हैं। तो जब भी कभी अब आपके पास इंडिया और रशिया के कोऑपरेशन से रिलेटेड सवाल आए, तो ये 9 एरियाज जो हैं वो हमारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। कौन-कौन से? तो एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो कि ट्रेड में होता है। दो तरीके के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ। दूसरा है बायलैटरल सेटलमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट, जो कि नेशनल करेंसीज को यूज करता हो। कस्टम्स प्रोसीजर्स को धीरे धीरे करके आयरन आउट कर देना। न्यू कनेक्टिविटी रूट्स को यूज करना, जिसमें कि चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम रूट है, नॉर्दर्न सी रूट है और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो आपका होमवर्क ये हो जाएगा कि ये तीनों रूट्स जो है, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम रूट, नॉर्दर्न सी रूट और आईएनएसटीसी, इन तीनों का मैप आप देखेंगे जाकर के। ठीक है। इन एडिशन, इंडिया एंड रशिया साइंड a number of MOUs between institutions on climate change, polar research, legal arbitration and pharmaceutical certification and other issues। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे इंडिया और रशिया ने कोऑपरेट करने के लिए अग्री किया है। The bilateral trade target set by the leaders should be reasonably easy to achieve, given that it already stands at around $65 billion, mostly because of the surge in India's imports of Russian crude at a discount after invasion of Ukraine led to the US oil sanctions by the US and Europe। Achieving the target would catapult the business relationship to levels of trade India currently has only with bigger economies such as US, China and the European यूनियन। की ऑलरेडी जो हमारा $100 बिलियन का जो हमारा टारगेट है, अभी जो 2030 तक हमें अचीव करना है, तो अगर हम 2024 तक, या 2024 का डेटा तो अभी पूरी तरीके से रिलीज भी नहीं हुआ है, अगर हम 2023 तक बात करेंगे तो ही हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो $65 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो अगले 6 साल में हम बहुत इजीली $65 बिलियन से $100 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। प्लस इसके बाद अगर हम ये जो $100 बिलियन का हमारा टारगेट है, इसको हम अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं,
तो यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़ी-बड़ी कंट्रीज के साथ जो हमारा ट्रेड रिलेशन है, रशिया के साथ भी हम उस लेवल पे ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो समिट हुआ 22nd एनुअल समिट, एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है कि जो रशियन आर्मी में इंडियंस को रिक्रूट किया जा रहा था, रशिया ने प्रॉमिस किया है रशियन मिलिट्री में कि जो भी इंडियंस हैं जो वापस रिटर्न होना चाहते हैं वो रिटर्न हो सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा केसेस आया था जिसमें बोला गया था कि रशिया में फॉल्स प्रॉमिसेस दे करके कि आपको ल्योर करके कि आपको इतना सारा पैसा दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, ये वो चीजें करके उनको फॉल्सली आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया। तो अब जाकर के जो हमारे बहुत टाइम से ये प्रोसीजर जो है वो चल रहा था। अभी एससीओ के समिट के दौरान भी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने भी बात करी थी रशियन फॉरेन मिनिस्टर से कि ये जो लोग हैं इनको रिलीज कर देना चाहिए। तो रशिया ने बोला है कि ठीक है, जो भी लोग जो है वो वापस आना चाहते हैं वो वापस जा सकते हैं। तो एक बार फिर से हमने देखा कि इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप टाइज है या स्ट्रेटेजिक टाइज है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला न्यूज है, व्हाट इज द ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, कमिटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ। क्या पर्पस है इसका? तो एग्जामिन करता है एक सेपरेट लॉ ऑन कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट्स। जैसे कि जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गया उसमें जो कंपनीज या उसमें जो कंपटीशन होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक लॉ जो है वो बनाने की बात की जा रही है। So the PDCL, या Committee on Digital Competition Law, concluded that an ex ante framework was necessary to supplement the current ex post framework under the Competition Act 2002, और इसी के लिए फॉर्मुलेट किया गया ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल। अब ये क्या है एक्स आंटे फ्रेमवर्क? तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है वो फोकस करता है ऑन प्रिवेंटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेट्स ऑन एन एक्स पोस्ट बेसिस, मीनिंग द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैन एक्ट ओनली आफ्टर अ वायलेशन हैज अकर्ड, कि कोई भी इंसिडेंट हो जाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस लॉ को। लेकिन जो एक्स आंटे रेगुलेशन होता है वो एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट को रेगुलेट करेगा इवन बिफोर इट हैपेंस। कैसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं वो जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है, तो उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं अंडर एन एक्स आंटे रेगुलेशन। द ईयू इज द currently the only jurisdiction with a comprehensive ex ante कंपटीशन फ्रेमवर्क अंडर द डिजिटल मार्केट एक्ट। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसे फैक्ट्स जो है वो आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है और कई बार इसको हम गलत कर देते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट बिल है वो प्रपोज करता है एक एक्स एंटे फ्रेमवर्क टू एड्रेस कंपटीशन इश्यूज इन डिजिटल मार्केट्स, प्रिवेंटिंग डोमिनेट द डिजिटल एंटरप्राइजेस फ्रॉम एंगेजिंग इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात होती है सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस की, जिनका की एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है डिजिटल मार्केट पर। अब डिजिटल मार्केट आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया हमारा, ये एक डिजिटल मार्केट है। अमेजोन हो गया, ये एक डिजिटल मार्केट है। अब अमेजोन में आपने कई बार देखा होगा कि एक दुकान का नाम आता है क्लाउड टेल, है ना, कि एक सेलर है क्लाउड टेल, और कई बार जो है मैक्सिमम चीजें जो है वो इसी से मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है वो किसी एक जो सेलर है उसको फेवर कर सकता है या अपना खुद का सेलर बना सकता है, किसी को ऑथराइज कर सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को प्रिवेंट करना है डिजिटल मार्केट्स में। तो द ड्राफ्ट बिल एम्स टू रेगुलेट systemically significant digital enterprises by imposing obligations to ensure they operate fairly and transparently, prohibiting practices like favoring their own services, restricting users from communicating with each other on bundling of non-essential services। ठीक है, तो अब ये जो बिल है इसके पास रिस्पॉन्स और क्रिटिसिज्म दोनों ही आया। अब ऑपोजिशन का कहना है कि there is skepticism about how well an ex-ante regulation will work in India. The concerns are based on differences between Indian and EU markets and the potential negative effects on investment and startups। कि अभी तक हमारा जो मार्केट है वो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ है। अगर इंडियन मार्केट हम देखें डिजिटल मार्केट, तो वो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लॉ की वजह से जो भी कंपनीज हैं वो इंडिया से पुल आउट करना शुरू कर दें।
The study suggests that certain restrictions may benefit MSMEs and startups by reducing operational costs and enhancing competition. Some startups groups support the bill, arguing for measures against monopolistic practices. जैसे कि आपने सुना होगा कि आजकल नए नए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उभर कर आ रहे हैं, जैसे कि जेप्टो हो गया, आपने देखा होगा डंजो नाम का एक प्लेटफॉर्म है। ये सब धीरे धीरे करके उभर कर आ रहा है, बट क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनके पास इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, इतना उनका वेल कनेक्टेड नेटवर्क है कि ये लोग जो हैं वो उस मार्केट में पीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा अगर हम ये ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल जो है हमारा उसको हम पास कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर। तो पहला एडिटोरियल है अ बजट दैट राइट्स ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो अब आपको पता है कि 23 जुलाई को हमारा इस नई सरकार जो हमारी आई है, न्यू गवर्नमेंट का पहला बजट जो है वो पेश किया जाना है 23 जुलाई को। तो अब क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो पुराने बजट हैं और आने वाला बजट का जो टारगेट होगा वो होगा कि 7% का ग्रोथ रेट हमें अचीव करना है शॉर्ट टर्म में। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो रियल जीडीपी का ग्रोथ हो वो भी 7 to 7.5% के बीच में हो। दिस विल बी फैसिलिटेटेड बाय रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट रिलेटेड टू द जीडीपी and maintaining the fiscal responsibility and budgetary management consistent level of 3% over the next 3 to 4 years। कि कैसे इसको हम कर सकते हैं? तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करके प्लस उसको जो एफआरबीएम का टारगेट है हमारा 3% का, उसको उसी लेवल में रख करके। तो यहाँ पर अब जो ऑथर्स हैं हमारे, जो सी रंगराजन और डीके श्रीवास्तव, सी रंगराजन एक काफी प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनका कहना है कि टू अचीव द सस्टेन्ड ग्रोथ अ रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 35% इज रिक्वायर्ड। कि कम से कम 35% का रियल इन्वेस्टमेंट रेट चाहिए, तब तो जा करके ये जो 7% का ग्रोथ रेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो और जो रियल इन्वेस्टमेंट रेट है उसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो उसको मेजर करते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है 2022-23 में वो 33.3% था और 2023-24 में भी सिमिलर प्रोजेक्शन जो है वो किए गए हैं। लेकिन कंसर्न ये है हमारा कि अभी जो रिसेंटली हाउस होल्ड स्पेंडिंग से रिलेटेड डेटा आया, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसमें जो हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सेविंग है वो डिक्रीज कर गई है टू 5.2% ऑफ द ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है वो हाउस होल्ड की सेविंग्स को इंक्रीज करें, क्योंकि एक बार उनकी सेविंग्स इंक्रीज होगी तभी जा करके जो है हमारा इन्वेस्टमेंट भी जो है वो इंक्रीज होगा। तो द सेंट्रल रेवेन्यू पोजीशन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू हायर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। Gross tax revenues for 2023-24 are projected at 34.65 lakh crores according to the Comptroller General of Accounts. Revised estimates for 2024-25 expect an 11% growth rate in nominal GDP and GTR of 38.8 lakh crore। तो ये जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये सब है वो अगर इंक्रीज होगा, हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यूज के अलावा गवर्नमेंट का जो दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि बिना टैक्स के, जैसे टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू आप समझते हैं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी रेवेन्यू हमें टैक्सेस के थ्रू मिलता है वो हमारा टैक्स रेवेन्यू होता है, और जो बिना टैक्स के थ्रू मिलता है, जैसे किसी चीज पर फीस ले लिया हमने, कोई फाइन लगा दिया, तो वो सब जो होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जिसका एक बड़ा कंपोनेंट होता है कि आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर। तो आरबीआई का जो सरप्लस ट्रांसफर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 2.1 लाख करोड़ से इंक्रीज करेगा इस साल। तो इससे एक काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ इन 2024-25 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.4% lower than the GCA's forecast for 2023-24। कि इस साल का जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ग्रोथ है या जो एक्सपेक्टेड है कि इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। तो हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विल बी नीडेड फॉर हेल्थ, एजुकेशन, मनरेगा एंड अदर सोशल स्कीम्स। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इन सब चीजों में कम से कम ज्यादा होना
चाहिए। इसके अलावा हमें रूरल एरियाज पे भी फोकस करना होगा। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में मनरेगा का जो फंड है वो डिक्रीज कर दिया गया है, हेल्थ पे जो फंड्स है वो डिक्रीज कर दिया गया है। तो धीरे धीरे करके लेकिन हमें वापस से इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हमारा जीडीपी है वो रियल सेंस में इंक्रीज करेगा। So the budget emphasizes the importance of reducing the fiscal deficit to 5.1% in 2024-25 and eventually to 3% in the next 4 years. क्योंकि अभी ये जो टाइम है हमारा जो चल रहा है वो कोविड के बाद का टाइम चल रहा है। तो कोविड के दौरान हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो एकदम शूट अप कर गया था, क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका था। प्राइवेट अगर हम देखें तो प्राइवेट ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर थी। तो इसीलिए हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया था, प्लस रेवेन्यू के सोर्सेज भी नहीं थे गवर्नमेंट के पास। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर था दैट वाज फार फार ग्रेटर देन आवर रेवेन्यू और इनकम। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ गया था। लेकिन अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 2024-25 में हम 5.1% का टारगेट अचीव करेंगे, और अगले 4 सालों में जो 3% है हमारा, जो मैंडेट किया गया है अंडर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसी के अंदर लिखा गया है कि 3% ही हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, 3% ऑफ द जीडीपी। और इसको इम्प्रूव करने का एम जो है वो गवर्नमेंट का है। इससे क्या होता है कि फिस्कल स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी इकोनॉमी की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ जो ऑथर्स हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा जो ये प्रोजेक्शन है कि हमें 7% का रियल जीडीपी ग्रोथ चाहिए अगले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली, तो उसके लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टमेंट जब तक 35% नहीं होगा साल दर साल, तब तक ये जो ग्रोथ रेट है उसको हम अचीव करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। चाहे ये इन्वेस्टमेंट आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट करिए या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करिए, दोनों में से कुछ भी, लेकिन 35% का जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर, जो कि है द शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3.0 फॉर मोदी 3.0। तो मोदी गवर्नमेंट का थर्ड टर्म शुरू हुआ है और इस बार जो है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो आर्टिकल है वो ये बात कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया जैसी कंट्री में, जहां पर की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इंगेज है एग्रीकल्चर में। और एक बार अगर हम ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, तो एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो होगा वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। और ये अनएम्प्लॉयड सेक्शन जो है वो सर्विसेज सेक्टर या टर्शरी सेक्टर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो इनको जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में ही एम्प्लॉय करना होगा। तो इसीलिए इंडिया के लिए इस थर्ड टर्म में मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज क्रूशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। Failure to generate low-skilled employment could lead to significant stress on India's governance structures. Success in manufacturing will enhance India's trade and employment goals and expand national security। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा, बल्कि जो ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट गोल्स है वो भी इंक्रीज होगा और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी इंप्रूव होगी। तो गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी फ्रॉम 15% टू 25% बाय 2025। और इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लिए गए हैं, जैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया 2017 में। लेकिन फिर भी जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है 2022 में जो था वो मात्र 13% पर था। तो बहुत जरूरी है कि इस 13% से 25% का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करें। Compared to other countries, India's manufacturing sector is relatively small। अब क्यों जरूरत है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने की? तो सबसे पहला रीजन है कि हमारा जो लार्ज वर्कफोर्स है वो लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में एंगेज है, और इन वर्कर्स के ट्रांजिशनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पुश किया जाए, और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्विसेज सेक्टर का जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो अभी उनके पास इतनी इजीली डेवलप नहीं हो जाएगा। प्लस इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए भी डेवलप करना जरूरी है क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। कि पिछले 12 महीनों में हमने $1 ट्रिलियन का गुड्स ट्रेड किया, सिर्फ गुड्स ट्रेड।
ध्यान रखिए इस चीज को। और उसमें से $250 बिलियन का हमें डेफिसिट था। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इम्पोर्ट। Despite a surplus in services trade, the manufacturing sector needs to grow to employ more workers. कि भले ही हमारा सर्विसेज सेक्टर में जो है वो एक सरप्लस देखने को मिलता है साल दर साल, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है वो ज्यादा है। यूएस स्टेक इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि यूएस का भी एक बहुत बड़ा स्टेक है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने में। तो अब हमें ये लगेगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का डेवलप हो रहा है तो उसमें यूएस का क्या स्टेक हो सकता है। तो देखिए, जब भी यूएस जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है हमें, तो कहीं ना कहीं इसमें बैक ऑफ द स्टोरी में एक रोल होता है चाइना का। कि यूएस जो है वो इंडिया को चाइना के एक काउंटर की तरह देखता है। कौन से रीजन में? तो एशिया पैसिफिक या इंडिया पैसिफिक रीजन में। तो ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, यहाँ पर इंडिया को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि चाइना जो है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो ना करे। तो द यूएस सपोर्ट्स इंडिया रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक reasons. Improvements in India's industrial base will impact India's role in regional security and global supply chains. Some manufacturing will not return to the US and can be based in India to ensure supply chain viability. और यूएस जो है वो कैसे हमारी हेल्प कर सकता है? तो states play a crucial role in industrial policies affecting water, sanitation, labor regulations, land acquisition, and environmental regulations. The central government must focus on improving state level business environments to enhance मैन्युफैक्चरिंग। कि कैसे यहाँ पर सिर्फ नेशनल लेवल पे फोकस करने से, पॉलिसीज बनाने से नहीं होगा, बल्कि हमें स्टेट लेवल पर ही बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में, वाटर सप्लाई में, सैनिटेशन में, लेबर रेगुलेशंस, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, इन सब चीजों में। So the government should emphasize on job creating sectors like textiles, paper mills and furniture. Investment in capital intensive industries like the semiconductors and robotics is also necessary. अब देखते हैं कि यूएस जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है। तो यूएस जो है वो इंडियन स्टेट्स में, जो कि बियॉन्ड दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3 सिटीज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन 3 सिटीज के बाहर भी जो हमारे स्टेट्स हैं बाकायदा, वहां पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको कि यूएस टैप कर सकता है। Engaging states to improve business environments and provide direct guidance to enhance economic governance is crucial. तो इंडिया का जो अभी रिसेंटली हमारा इलेक्शन हुआ, उससे एक चीज तो देखने को समझ में आ गई कि जो हमारे कोर नीड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे जॉब्स, ट्रेड और सिक्योरिटी, वो चेंज नहीं होने वाले। भले ही सरकार कितनी भी आए जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो ये कोर सेक्टर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। प्लस इंडिया के मार्केट साइज को और ग्रोथ रेट को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि इंडिया जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हैं किसी स्टोर में, तो वहां पर एक जगह आपको 60% ऑफ मिलता है, एक जगह 20% ऑफ मिलता है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो रुझान होगा, आपका जो अट्रैक्शन होगा, वो 60% ऑफ वाले के पास ज्यादा होगा कंपेयर टू 20% ऑफ वाले के। तो यहाँ पर इंडिया को यही 60% वाला मार्केट डेवलप करने की जरूरत है कि कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे तो वो बहुत इजीली कर सके। द मोदी गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव। के बीच में जो हमारा इनिशिएटिव आया था कि दुनिया के लिए हम बनाएंगे, जैसे मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, कि इंडिया में बनाएंगे पर दुनिया के लिए बनाएंगे, उसको दोबारा से फोकस करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं आज के हमारे लास्ट एडिटोरियल पर, जो कि है द इनेट लिमिटेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग आईसीईटी। आईसीईटी यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जब मैं आपको इंडिया यूएस रिलेशंस पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि इंडिया और यूएस की एक पार्टनरशिप है जिसका नाम है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या आईसेट। The US defense companies are protective of their intellectual property rights and hesitant to transfer technology developed at high cost. Strict US export control laws and the defense industrial complex, reluctance to share militancy technologies hinder joint ventures despite strategic interests. कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो जो है अपना
टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करना चाहता है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर नहीं करना चाहता है, डिस्पाइट इस बात के कि इसमें उनका भी फायदा है। तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एम्स टू लोकली मैन्युफैक्चर GEF 414INS6 turbofan engines for the Tejas Mk2 aircraft and assemble 31 MQ-9 Reaper Predator B UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो यहाँ पर इसका नाम आपको याद करना जरूरी नहीं है, बट ये जो आईसेट है वो किस चीज को एम करता है कि कुछ टेक्नोलॉजीज को हम लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे। और ये कंपनी है जीई जो कि मतलब जो कि अग्री किया है to transfer 80% of the technology for F414 engines excluding the critical forging metallurgy disk technology, जिसमें कि शायद उनका कुछ आईपी होगा कि नहीं, इसका उनका कुछ यूनिक चीज होगी वो जो कि वो लोग प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर MQ9 इज लिमिटेड टू 10 to 15% इंक्लूडिंग सेटिंग अप डोमेस्टिक एमआरओ फैसिलिटी। तो अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशन और चैलेंजेस हैं इस आईसेट को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करने में। जैसे कि यूएस डिफेंस कंपनीज प्रायोरिटाइज कमर्शियल इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डर मोटिवेशंस लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। Previous initiatives like the 2012 Defense Technology and Trade Initiative failed due to similar technology transfer issues। कि पहले भी हमने 2012 में भी ऐसा एक इनिशिएटिव लिया था जो कि फेल हो गया था क्योंकि यूएस की जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहती है। वो आपको सामान दे देंगी लेकिन वो सामान बना कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो उसके पीछे यूज हुई, इन सब चीजों को यूएस जो है वो शेयर नहीं करना चाहता है। तो ये जो आईसेट है वो एमर्ज हुआ इसी डीटीटीआई के फेलियर से विद द सपोर्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द इंडस एक्स, जॉइंट इम्पैक्ट 1.0, इम्पैक्ट 2.0 एंड ADDD। Domestic defense industry officials suggest using Jugaad or innovative solutions for US platforms to enhance flexibility and performance in diverse conditions। कि इंडिया जो है वो अपने जुगाड़ के लिए फेमस है कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेते हैं हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो इसी डाइवर्स कंडीशन को, इसी फ्लेक्सिबल चीज को हम और कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी तरीके से जुगाड़ की जरूरत है। तो हिस्टोरिकल सक्सेस ऑफ जुगाड़ इन एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फॉरेन वेपन सिस्टम्स in India's unique operational environment. Complex protocols and the Golden Century End Use Monitoring Program restrict जुगाड़ for US acquired military assets। कि भले ही हम जो है वो कुछ ना कुछ चेंज करके उसको और बेहतर बना लेते हैं उसके ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को, लेकिन इस चीज ऐसा करना जो है वो यूएस की चीजों के साथ, यूएस के मिलिट्री एसेट्स के साथ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जरूरत है। तो यूएस Senate Foreign Relations Committee's report suggests a strategic pivot for India, reducing reliance on Russian arms and increasing procurement from the US. This aligns with broader US geopolitical objectives but requires a careful navigation of India's defense needs and existing डिपेंडेंसीज। कि धीरे धीरे करके जो हमारा रिलायंस है रशियन आर्म्स पर वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस चीज को अगर हम यूएस से प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारा बढ़ रहा है तो इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली एग्जामिन करने की जरूरत है, नेविगेट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जैसे ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया ये सब है जिसकी वजह से ये जो आईसेट है हमारा दोनों तरफ से, ना कि सिर्फ इंडिया या यूएस की तरफ से बल्कि दोनों ही तरफ से ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ऑगस्टीन लॉज जिनको बोला जाता है, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ही कंटेक्स्ट में जिन लॉज को यूज किया जाता है, जिसमें कि ये कहना है कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया का जो रिस्क है जो कि इन एक्सटेंसिव डिस्कशन और प्लानिंग को ओवरशैडो कर देता है, इस चीज को हमें रिमूव करना होगा, तब तो जाकर के कहीं ये जो आईसेट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इस आईसेट को सक्सेसफुल बनाना जो है दोनों ही कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप करके कुछ अच्छा डेवलप करना दोनों ही कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हो सकता है कि जब कहते हैं ना कि जब दो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। दोनों अलग अलग, मान लो कि जाना दोनों को इस तरफ है बट दोनों में से किसी को पता नहीं है कि ये जो कॉमन गोल है वो यहाँ पर है। एक जो है वो इधर से घूम के जा रहा है और एक जो है वो इधर से पूरा ऐसे 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 घूम के यहाँ पे पहुंच रहा है। तो अल्टीमेटली पहुंचना दोनों को यहीं पे था,
बट अगर पता होता कि दोनों को यहीं पहुंचना है तो वो ऐसे ऐसे करके यहाँ से आ जाता, ना कि दोनों में से किसी को इतना घूमना पड़ता। तो वही बात है कि इंडिया और यूएस दोनों के लिए ही क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्यों ना दोनों मिल करके इसको एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव बनाएं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।